स्वागत है आपका यूपीपीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर ओमकार नाथ। क्रॉनिकल के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में उत्तर कैसे लिखे यूपीपीसीएस के मेंस टेस्ट सीरीज के क्रम में। और ये हमारा क्रम है 10वां टेस्ट सीरीज। 9 पेपर 9 हो चुके हैं, 10वां टेस्ट है ये। और इसी की श्रृंखला कड़ी में हम लोग जीएस थर्ड के बारे में बात करें। जीएस थर्ड इकोनॉमी, डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस सेक्शन को लेकर के सारी चीजें टेस्ट होनी है। और इसी के तहत जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। जो पेपर का क्राइटेरिया है थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे कि आईएएस में हाल के दिनों में सिक्योरिटी का जो एरा है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होकर के पूछा जा रहा है। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके एरा ज़्यादा हो रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। बट यूपी का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। यूपी में अभी भी इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा 20 में से हैं तो 10 से 11 प्रश्न इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। इवल्यूएट द पोटेंशियल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो अगर ध्यान देंगे पूछ रहे हैं क्या है संभावना। तो यहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, दूसरा उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव या प्लान बताइए, उसका सिचुएशन बताइए। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि क्या है पोटेंशियल, तो इसके बारे में जानना है आपको। क्या है संभावना, तो आप बताइए कि ये कहां कहां इंप्लीमेंट हो सकता है। मतलब भारत में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में इसका यूटिलाइजेशन देखा जा सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएट करती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, यह एक्सपोर्ट में भी अपना रोल प्ले कर रहा है। यही 4 लाइन आपको देना है कि कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अभी कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे जीवीए में और एक्सपोर्ट में क्या कंट्रीब्यूट करता है। और अभी सिर्फ हमारे यहां एक पॉइंट पर्याप्त है, 10% फूड पार्ट की प्रोसेसिंग होती है। 4 पॉइंट पर्याप्त है। एक, अभी क्या स्थिति है, दूसरा 10% हो रहा है तो अभी 90% का एरा खाली है। जीवीए या जीडीपी में, एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट का क्या, कैसे, किस तरह, यही 4 पॉइंट इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। इससे ज्यादा लिखने की क्षमता जीएस के फर्स्ट पेपर में नहीं है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। किसानों की सहायता के लिए संचालित योजनाओं की चर्चा कीजिए। डिस्कस द स्कीम बीइंग इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द असिस्टेंस ऑफ फार्मर्स। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाले फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है। तो ये ध्यान दीजिएगा, किसानों के हेल्प के लिए इकोनॉमिक लेवल पर किस प्रकार के प्लान का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो अब उसमें 3-4 चीजें हैं। पीएम किसान फंड, क्रेडिट कार्ड के लोन को सस्ता करना, पीएम फसल बीमा योजना या क्रॉप सिक्योरिटी और पीएम कुसुम, ये 4 योजनाएं हैं। अगर आप इन्हीं को एक्सटेंड कर देंगे तो आपके आंसर पूरे हो जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि जिसमें इतना दिया जा रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स को और बढ़ाया गया है, इतने किसानों को दिया गया है। ओहो। तीसरा फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, बस इतना पर्याप्त है। इससे ज्यादा अगर आप लिख रहे हैं तो फिर समस्या आ सकती है या आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो समझाने लायक है, ओहो, बजट के विशेष संदर्भ में भारत सरकार की फिस्कल पॉलिसी की रिव्यू करें। रिव्यू द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ द बजट। ध्यान रखिएगा, जब बात होती है ना फिस्कल पॉलिसी की, तो पिछले 7-8 सालों से यह जो इकोनॉमिक पॉलिसी है पूरे इकोनॉमी को यही इफेक्ट कर रहा है। याद करिए, अलग अलग कमेटियां बनी थी और इसी कमेटी के तहत गवर्नमेंट को टारगेट दिया गया था कि कुछ भी करिए अपने एक्सपेंडिचर का
डेफिसिट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकर के आइए, कुछ भी करिए। और इसी के तहत कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद कई सारे रिकमेंडेशन आए, जिसमें सब्सिडी को घटाने की बात कही गई, जिसमें सरकारी नौकरियों को बंद करने की बात कही गई, जिसमें सारे सरकारी डेवलपमेंट या विकासात्मक नीतियों का खर्चा खुद चलाने की बात की गई। और इसी के बाद अंधाधुंध निजीकरण का दौर शुरू हुआ। कुछ भी करिए, आप अपना घाटा यहां तक लेकर के आइए। तो इसी के तहत पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर, इनके ऊपर सब्सिडी खत्म की गई, पेट्रोल के दाम धीरे धीरे बढ़ाए जाते रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब यही चीजें पूछी जा रही हैं कि इस बार बजट में फिस्कल पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया। प्रश्न को समझिएगा, इसमें नहीं पूछा गया है कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, मतलब राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा के उद्देश्य, राजकोषीय घाटा को कम करने के सुझाव, राजकोषीय घाटा पर फलाना ठिकाना। इसमें पूछ रहा है कि इसको लेकर के जो पॉलिसी बनाई गई है बजट में, इसके लिए क्या किया गया है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि पिछले 10-11 सालों से फिस्कल पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी प्लान एक्टिव किया, अब उसमें क्या चेंज आया है। समझ रहे हैं? तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और आप उसमें बताएंगे कि 2026-27 में ये चीजें हुई हैं। क्या हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के क्या, कैसे, किस तरह, मतलब फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के, रीजनल डेवलपमेंट के लेकर के, और भी कई तरह की चीजें हैं, वो आप यहां से देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर पूछा जा रहा है कि एक बार फिर प्रश्नों को देखिए, फिस्कल पॉलिसी में क्या चेंज आया है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आज जो भी आपके देश में लफड़े पछड़े हो रहे हैं, ये सब इस फिस्कल पॉलिसी के चक्कर में हो रहे हैं। 3% से ज्यादा घाटा, राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। कौन सी कमेटी बनी, एफआरबीएम कमेटी कब बना, कैसे बना, वो बाद की बात है। अगले प्रश्न को देखिए, पूछ रहा है लैंड रिफॉर्म लिमिटेड रूप से ही सक्सेसफुल क्यों रहा। तो लैंड रिफॉर्म से हर बार सवाल आते हैं। लैंड रिफॉर्म की मीनिंग, लैंड रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने के लिए 1947 के बाद जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई, लैंड रिफॉर्म कैसे किस तरह पूरे भारत में इंप्लीमेंट हुआ, लैंड रिफॉर्म बंगाल और केरला में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कैसे इफेक्टेड हुआ, हिंदी भाषी राज्यों में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ने लैंड रिफॉर्म को कैसे फेलियर किया, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का लैंड रिफॉर्म पर क्या असर पड़ा, लैंड रिफॉर्म के अचीवमेंट, लैंड रिफॉर्म के प्रॉब्लम्स, लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई इधर की कुछ डिजिटलाइजेशन जैसी प्रक्रियाएं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बंदोपाध्याय कमेटी बनी, तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस रूप में हुआ। ये 8 से 10 टॉपिक बनते हैं जो लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं, भूमि सुधार से जुड़े हुए हैं। आपके सिलेबस में अलग से डिफाइंड है लैंड रिफॉर्म। क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है कि लैंड रिफॉर्म के लिमिटेड सक्सेस के कारण की विवेचना करिए, क्यों सक्सेसफुल रहा। तो मैं आपको समझा दूं, एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में 90 के दशक के पहले अजगर का कॉन्सेप्ट रहा, अहिर, जाट, गुजर और राजपूत। ये चौधरी चरण सिंह का दिया हुआ कॉन्सेप्ट था। उसी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दूसरा गुट रहा, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण। ये कांग्रेस का रहा। इन लोगों की वर्चस्व उत्तर प्रदेश के शासन पर रहा, इसलिए इन्होंने कोई भी लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई चीजों को सक्सेस होने ही नहीं दिया। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन आया तो बंजर, पथरीली, अकांत बकांत जितने भी 90% जो जमीन उत्तर प्रदेश में अलॉटमेंट हुए या फिर भारत में अलॉटमेंट हुए, वो कबाड़ हो गए। तो जो यहां रहा वही बिहार में रहा और वही अलग अलग राज्यों में भी उभर करके रहा। मैंने उत्तर प्रदेश का एग्जांपल आपके सामने दिया है कि मतलब राजनीति में जमींदार वर्ग, भूमि से जुड़े हुए प्रभु वर्ग, उन्हीं का वर्चस्व उभर करके रहा। बिहार में अगड़ी जातियों का केंद्र में रहा। उसी तरह महाराष्ट्र में, आंध्रा में, हर जगह पर अगड़ी माने जाने वाली
जमींदार प्रभुत्वशाली जातियों का वर्चस्व रहा, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट ही होने नहीं दिया। पहली बात। दूसरा, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल विल की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। दूसरा, भूदान आंदोलन टोटली फेलियर रहा। तो सीमित सफलता के कारण क्या है, तो यही है पॉलिटिकल विल की कमी, पॉलिटिकल कॉपरेशन न मिल पाना, और भी कई तरह की चीजें हैं जो आप यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या रहा, कानूनी खामियां और अड़चने, कई सारे लूप होल, पॉलिटिकल विल की कमी, और जो जमीन थे सारे सरकारी अधिकारी खुद ही बताते थे कि इनका सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद ही बताते थे कि इनको कैसे इंप्लीमेंट नहीं करना है, और भी कई तरह की खामियां, 4-5 पॉइंट हमने बता दिए हैं। तो मेनली यही बात है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, पॉलिटिकल विल का न होना, लैकनेस, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं यही मूल है, और जो भी इसके अल्टरनेटिव प्लान्स बने वो ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। तो ये याद रखिएगा। हाँ, आईएएस में यही सवाल पूछा था कि आखिर राजनीतिक विचारधारा ने लैंड रिफॉर्म को कैसे मोटिवेट एक्टिव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या जो भी आप कह लें। अगले प्रश्न को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सीधे पूछ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या रोल है। तो अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कॉमन सेंस का सवाल है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भाई क्या है, तो भाई सब चीजें अच्छी होंगी। क्या, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आता है, जो भी चीजें ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ये डेवलपमेंट की एक प्राइमरी कड़ी है, ये ट्रेड को बढ़ाता है, ठीक है, ये स्किल्ड को सामने रखता है, या कुल मिलाकर के इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यह प्लेटफॉर्म का काम करता है। बस यही चीजें जाननी है। यहां पर से पूछ रहा है इंपॉर्टेंस, अगली बार पूछेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल क्यों यूजफुल है। फिर पूछेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल कैसे एफिशिएंसी है, या फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके टारगेट्स अचीवमेंट को लेकर के क्या डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। जैसे आपने टोल टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट सुना होगा, अपने ही राज्य में प्रवेश करने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है, इस तरह की कई सारी बातें उभर करके आती हैं। तो कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्टेटस है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार के इकोनॉमिक पॉलिसी को अपना रही है, पीएम गति शक्ति, लॉजिस्टिक नीति, या फिर सागर परियोजना, या फिर रेलवे क्षेत्र के लिए, सड़क क्षेत्र के लिए, बंदरगाह के लिए, या फिर अन्य और चीजों के लिए क्या करें। उसमें एक नया जुड़ गया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो कुल मिला के इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड से यही 10-12 टॉपिक सवाल बनते हैं, और इन्हीं के ऊपर मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सब के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए। यहां मैंने एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन डाला है एनसीईआरटी बेस्ड का कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमी में। तो ध्यान रखिएगा ये प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर का सवाल देखिए। ओहो, प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, कहीं मैं पेन टच करता हूं, कहीं नाखून टच करता हूं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। डिस्कस द केसेस ऑफ एप्लीज इन इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट एंड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ देम। भारतीय खगोलिक संकल्पना में ग्रहण के कारण और इससे जुड़े हुए प्रभावों की चर्चा करें। थोड़ा सा अजीब सवाल आपको लग रहा होगा कि मैंने ये क्या सवाल डाल दिया है, कि ये ग्रहण का क्या मतलब है, लेकिन आप थोड़ा सा पेपर उठा करके देखेंगे ना तो ये ज्योग्राफी का भी सवाल है और संस्कृति से भी जुड़ा है। लेकिन मैंने देखा कि 2 सालों में आईएएस में कुछ ऐसे सवाल आ गए हैं जो अजीब टाइप के हैं कि चंद्र ग्रहण का क्या मतलब है, माफ करिए
पीसीएस में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए सवाल आ गए। अब वो कुछ मतलब समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा चलो भाई ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव था, एक सवाल डाल देते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। एक तो ज्योग्राफिकल या साइंस एंड टेक का मुद्दा, और उसका क्या असर होता है। तो ग्रहण में पैदा हुए बच्चे क्या, कैसे, किस तरह, वो आपने लोक संस्कृति या फिल्मों में देखा होगा। तो यहां पर बात करते हैं, इसी में सारी चीजें बताई गई हैं, राहु का, केतु का, सूर्य का, चंद्रमा का, ग्रहण में क्या है, कैसे है, किस तरह है, पौराणिक कारण, नकारात्मक प्रभाव से लेकर के सावधानी। ये उम्मीद कम है ये प्रश्न के पूछे जाने की, लेकिन चूंकि यूपी का जो कभी कभी ट्रेंड बदल जाता है, जैसे भोजन न करना, पानी न पीना, मंत्रों का जाप न करना, राहु केतु के मंत्र, पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे, वो मैंने यहां ला दिया। एक बात चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से वो प्रश्न नहीं आना चाहिए। 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए, क्या है, भारत के लिए आदित्य L1 नामक सौर मिशन के औचित्य का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द जस्टिफिकेशन ऑफ द आदित्य L1 सोलर मिशन फॉर इंडिया। सोलर मिशन फॉर इंडिया मतलब ये जितने इसरो के अभियान होते हैं इनका क्या मतलब है। अभी मैं देख रहा था स्टेट पीसीएस में कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना जिनको दाद देनी पड़ेगी, या जिनकी भनक आईएएस जैसे एग्जामिनेशन में। जैसे मैंने देखा बिहार पीसीएस का एक सवाल था, वो भी सीडीपीओ का, कि उन कारणों की चर्चा करें जिसके वजह से इसरो अभी अंतरिक्ष अभियान में मनुष्य को नहीं भेज रहा है। कारण पूछ रहे हैं, मतलब इतने हायर लेवल का सवाल, मजा आ गया इसको देख के। अभी तक आईएएस वाले भी नहीं पूछे। क्या था उत्तर? अरे भाई हमारे पास स्टेशन नहीं है, यूरोप के लोगों ने हमारे यान को ठहरने का प्लेटफॉर्म नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो टेक्नोलॉजी की कमी है, एक पर्टिकुलर इंजन आता है वो हम नहीं बना पाए, यही 5 कारण। ठीक उसी तरह यहां पर भी है, यूपी ने भी पूछ दिया कि भाई जितने सारे अभियान होते हैं उनका हमको क्या बेनिफिट होने वाला है। या अगर प्रश्न पूछ दे कि भाई ये बताइए आदित्य L1 नामक सोलर एनर्जी से उत्तर प्रदेश को क्या फायदा होगा। मुझे आज भी याद है जो मेरे से उत्तर प्रदेश में यही सवाल पूछा गया था, मिस्टर नाथ ये बताओ जीएसटी इंप्लीमेंट हो रही है, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। मेरे पास उत्तर नहीं था। फिर उन्होंने दूसरे पूछा ये बताओ इसरो के जो अभियान हो रहे हैं उससे तुम्हारे पर्टिकुलरली इलाहाबाद, माफ करें, प्रयागराज को क्या बेनिफिट होने वाला। तो मैंने बता दिया सर ऐसे 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 ऐसे। यही बात दिमाग लगा के इंप्लीमेंट करना चाहिए सर। जीएसटी लागू होगा तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेवलपमेंट का काम होगा, सड़क बनेंगे, ये बनेंगे, उसका फायदा तो हमें भी मिलेगा। यही 4 लाइन उत्तर में देना था। बट इतनी बुद्धि उस समय डेवलप नहीं हुई थी कि मैं किसी भी चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखूं। तो अब ये सवाल ध्यान रखिए कि जितने भी इसरो के अभियान होते हैं वो भारत के साइंस को बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, भारत के रुतबे को बढ़ाएंगे, रेवेन्यू लेके आएंगे। रेवेन्यू का यूटिलाइजेशन डेवलपमेंट एक्टिविटी में होगा। इसी के साथ साथ अब चूंकि सूर्य को जानने की प्रक्रिया है तो एनर्जी के सेक्टर में होगा सूर्य, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन आप पढ़े होंगे। एनर्जी के रिसोर्स पता लगेंगे और फिर हम एक अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स के ऊपर इनिशिएट कर सकते हैं। मोटे तौर पर यही उत्तर होता है। ये सारे प्रश्न आपके कॉमन सेंस, आपके एप्लीकेशन को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। अब यहां पर आदित्य L1 हो या मिशन चंद्रायन हो या गगनयान हो, अगर कोई पर्टिकुलरली, अब सूर्यदेव के बारे में हम जान के क्या करेंगे भाई, बजरंग बली तो उसको घोंट गए थे, ऐसा भी हमने पढ़ा। एक बच्चे ने सर यही कहा, तो अब मैं क्या कहूं। हिंदी भाषी राज्यों के बच्चों का मानसिक स्तर यही होता है कि वो लोग मुद्दे की बात ना करके इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं। तो आइए बात करते हैं आदित्य L1 मिशन। ये साइंटिफिक जो भी खोज होते हैं उनके बारे में बताएगा। एटमॉस्फेयर के बारे में क्या है, ये भारत की टेक्निकल नॉलेज को रखेगा और उससे एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होगा। बस यही सारी चीजें हैं जो उभर करके सामने आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिक्योरिटी चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम डिजिटलाइजेशन। डिजिटल से मिलने वाली चुनौती, एक तो डिजिटल अरेस्ट है, दूसरा बढ़ता हुआ साइबर क्राइम है, तीसरा बढ़ता हुआ डिजिटल डिवाइडेंट है, डिवाइडेड जैसी घटनाएं हैं, चौथा स्टेट गवर्नमेंट कई बार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लायक डेवलप नहीं कर पाती, तो वो भी है, लैकनेस होने लगता है, नए सिरे से
एक्सपेंडिचर का एक तरीके से भार भी पड़ता है, और भी कई तरह की चीजें हैं। सिक्योरिटी चैलेंज पूछ रहा है, तो इसमें कंपलसरी है कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम की घटना उभर करके सामने आए। एक तरह से और भी है, इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक नया दौर शुरू हुआ। दिल्ली में आपने कोरियन गेम का उदाहरण सुना होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार से सैकड़ों बच्चियां गायब हो रही हैं, ट्रैप कर ली जा रही हैं इससे। तो बात आती है सिक्योरिटी से ना, तो सिक्योरिटी में सारी चीजें आपकी शामिल हो जाएंगी। तो अब देखिए क्या है सिक्योरिटी चैलेंज। देखिए तो यहां पर एक तो आपका डेटा लीक हो सकता है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको डिस्कस करना है, क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का रिस्क है, और जो भी हमारे यहाँ स्किल्ड की कमी है, फाइनेंशियल क्या नाम है रिस्क अलग है, या डिजिटल अरेस्ट इसी में दिया हुआ है, और अवेयरनेस की कमी है। 6 पॉइंट डाले हैं, 4 पॉइंट आपको सिर्फ डिस्कस करना है, इट्स एनफ, क्योंकि 4 पॉइंट में ही 125 शब्द हो जाएंगे। 9वें प्रश्न को देखिए, रिव्यू द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। तो भारत के सुरक्षा बलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है। तो पाकिस्तान से क्या है, बांग्लादेश से क्या है, चीन से क्या है, और अन्य और पड़ोसी देशों से क्या है। तो अगर शुरुआत करें बांग्लादेश से, तो अवैध घुसपैठ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चरस, गांजा, अफीम या संगठित अपराध की जितनी सारी चीजें हैं वो आ रही हैं। फिर उसी तरह म्यांमार से भी आ रही है, पाकिस्तान। तो सब देशों के नाम लिख के चुनौती दें, या फिर सीधे कहें कि ये चैलेंजेज हैं जो हमारे सुरक्षा बलों के समक्ष देखे जा रहे हैं। तो क्या है सुरक्षा बलों के प्रति चैलेंज, सॉरी, तो सुरक्षा बलों के चैलेंज क्या क्या है। इसके बाद कल चूंकि एआई वाला आया नहीं, दिल्ली में बारिश का असर, तो इसके वजह से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इस सॉफ्टवेयर को हटा नहीं पाया। एक तो चैलेंजेस क्या है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर के देखा जा रहा है। अब जो ट्रेडिशनल वॉर न हो करके टेक्नोलॉजिकल बेस्ड वॉर हो रहे हैं। दूसरा, जो हमारे रिसोर्स हैं उनका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है। तीसरा, ट्रेनिंग और ह्यूमन राइट्स रिलेटेड प्रॉब्लम उभर के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के भी सबसे बड़ी उभर के बात आ रही है, इलीगल माइग्रेशन और घुसपैठ वाली बातें। तो इसी तरह की चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा इसमें आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट को भी एक्सटेंड कर देते हैं तो 125 वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल वैश्विक देशों की नीतियों को देखते हुए भारत की आणविक नीति की समीक्षा करें। रिव्यू इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल पॉलिसी। ये प्रश्न जब मैं बना रहा था तो मेरे दिमाग में था कि किस तरह इसमें मैं जापान को डालूं जो परमाणु बम बनाने की सोच रहा है, और किस तरह ईरान के प्रॉब्लम को डालूं, और किस तरह इजराइल और अमेरिका के उस प्रेशर वाले रोल पे करूं। सारा लफड़ा तो ईरान के परमाणु बम के बनाने के ही ऊपर है, और भी कई तरह की चीजें हैं। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है भाई, तो हम पहले बम नहीं फोड़ेंगे, मतलब हम अपने एटॉमिक वेपन्स का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। दूसरा, हमारा एटॉमिक वेपन्स सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज होगा। तीसरा, हम किसी भी इंटरनेशनल प्रेशराइज्ड सीटीबीटी एनपीटी टाइप के ट्रीटीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये 3 मेजर पॉइंट्स आपके आंसर में आना चाहिए। तो वही सारी चीजें हैं यहां पर जो बताई गई है। नो फर्स्ट यूज, उसी के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद मिनिमम फेथफुल एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व होंगे। फिर जो चाइना और पाकिस्तान की जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं उसमें भी हमने कुछ अपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया है, और हम किसी भी प्रकार के डिप्लोमेटिक या प्रेशराइज्ड एनपीटी सीटीबीटी जैसे मूल चीजों के ऊपर सिग्नेचर नहीं करेंगे। और फ्यूचर में हमने बोल रखा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, तो हम इसके ऊपर पुनः विचार करेंगे। और एक रिव्यू की बात कही गई है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ध्यान रखिएगा जब इस प्रश्न को आप डील करें तो इसमें मूल बात वही होना चाहिए। क्या, फर्स्ट यूज हम नहीं करेंगे। दूसरा, किसी भी एनपीटी सीटीबीटी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। पड़ोस में हमारी इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो उसको देख के हम पुनर्विचार करेंगे। और एटॉमिक रिएक्टर
सॉरी एटॉमिक एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन डेवलपमेंट बिजली बनाने वगैरह में करें। वैसे मैं बता दूं, बिजली बनाना तो एक बहाना है, मूल बहाना बम बनाना होता है, और दुनिया के लगभग 90% देशों के पास अपना अपना परमाणु बम है। ये गफलत में लोग रहते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। विकसित देशों का, अमेरिका जैसे देशों का एक रवैया रहा, भैया हम बम बनाए तो ठीक, तुमका बनाने नहीं देंगे। तो ये जब जो फिलॉसफी है, खैर अब क्या कर सकते हैं। आगे देखिए, अब बड़े क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें इंट्रो और कंक्लूजन कंपलसरी हो जाएगा। तो नीति आयोग के कार्यों की समीक्षा करिए, भारतीय राज्यों का दृष्टिकोण इसके प्रति किस प्रकार सक्रिय रहा। रिव्यू द फंक्शन ऑफ नीति आयोग, हाउ आर इंडियन स्टेट बिकमिंग मोर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स इट। अब नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग का औचित्य, नीति आयोग के कार्यों की समीक्षा, योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग। अब नीति आयोग जो काम कर रहा है उसके प्रति राज्यों का लफड़ा और पचड़ा या विवाद क्या है। मतलब इधर के 4-5 सालों में राज्यों के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाएं, राज्यों के द्वारा विरोध अथवा समर्थन की क्या चीजें उभर रही हैं, क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है। इट मींस द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ नीति कमीशन क्या रही है वो बताइए, न कि नीति आयोग की स्थापना और काम या फलाना ठिकाना। ध्यान रखिएगा, बच्चे लोग जो उत्तर लिखने में गलतियां करते हैं वो गलतियां यही हैं कि पूछ कुछ और रहा है और लिख के कुछ और आते हैं। तो आके देखिए, एम्बिशन ऑफ नीति कमीशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का था। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो पहला प्रॉब्लम आ रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक जो थिंक टैंक वाली जो चीजें थी उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, और भी कई तरह की जो चीजें हैं उभर के सामने आ रही है कि नीति आयोग ने जो एसडीजी को लेकर के कुछ बात कही है उसके ऊपर राज्यों की दृष्टिकोण अभी भी देख रहे हैं, मतलब रिएक्शन आ रहा है। स्टेट नीति कमीशन के साथ कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव भी लिखना है। स्टेट्स कई बार नीति आयोग से सीख लेके अपना इंडिपेंडेंट योजनाएं भी बना रहे हैं, खासकर विपक्षी दलों की जहां पर सरकारें हैं वहां पर देखा जा रहा है। तो ये दो मिक्सअप बातें करनी है कि नीति आयोग पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहा है और नीति आयोग नॉट नेगेटिव रोल, नीति आयोग यहां पर थोड़ा सा समस्या देखी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण में देता हूं, गरीबी को कम करने संबंधित जब नीति आयोग ने डेटा इशू किया था तो भारत के सभी लगभग विपक्षी राज्यों के सरकारों ने इसका विरोध किया। फिर गवर्नेंस के ऊपर जब उसने रैंकिंग वगैरह दी तो उसका विरोध किया या उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी की। तो कुल मिला के केंद्र और राज्य के आपस के विवादों का प्रभाव भी नीति कमीशन के एक्टिविटी पर दिखने लगा है। तो ध्यान रखिएगा, ये नीति कमीशन का फॉल्ट नहीं है, ये भारत के सेंट्रल स्टेट रिलेशन के जो नए नए इक्वेशन उभर रहे हैं उनका एक साइड इफेक्ट है, जो नीति कमीशन के एक्टिविटीज को डिस्प्यूटेड रूप में हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने ये बात नहीं कही है, ये बात भारत के एक मशहूर अर्थशास्त्री ने कही है कि समस्या नीति कमीशन में नहीं है, समस्या भारत के पॉलिटिकल कल्चर में है, जहां पर पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए किसी भी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के प्रति भारत की संचालित आर्थिक नीतियों की समीक्षा करें। रिव्यू इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी एम्ड एट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास जैसे अचीवमेंट को या टारगेट को या एम्बिशन को गेन करने के लिए अभी हमारे देश में किस प्रकार की योजनाएं लागू हैं। तो एक तो ये थोड़ा सा इंट्रो हो जाएगा, इंट्रो करने के बाद समावेशी विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबका साथ ये उद्देश्य है। पहले पॉइंट में आप बताएंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दूसरा है रूरल एम्प्लॉयमेंट, अब तो राम जी हो गया है, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी के लिए आयुष्मान जैसी योजनाएं क्या कर रहे हैं, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये हो रहा है, और कंक्लूड कर दीजिए। देखिए मैंने आपको पहले बोला कि 200 शब्दों में
भी 8 पॉइंट होना चाहिए। इंट्रो और कंक्लूजन को लेके निष्कर्षतः कहें तो भारत की नीतियां सही दिशा में है, लेकिन सतत समावेशी विकास के लिए बेहतर क्रियान्वयन, कौशल विकास में तेजी और अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक बनाने की तत्काल आवश्यकता है। या फिर कहिए स्किल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान अडॉप्ट किए गए हैं वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट को दे रहे हैं, बट इस सारे इनिशिएटिव को और ज्यादा पुशअप करने की, इंप्लीमेंट करने की नीड है या जरूरत है। बस हो गया, 200 शब्दों में यही सारी बातें कहनी है। आगे आइए 13 नंबर पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम्बिशंस को गेन करने के लिए गवर्नमेंट भारत के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अचीवमेंट को गोल करना नहीं, गेन करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब सतत विकास संबंधी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके सिलेबस का पार्ट ही है, तो आप बताइए उसमें भाई क्या हो रहा है। परिभाषा के बाद तो आप पॉवर्टी और हेल्थ के लिए, फिर एनर्जी और एनवायरनमेंट के लिए, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, जो मेरे लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि मैं एसडीजी के जो भी 17 हैं उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, याद ही नहीं रहता। तो आप बस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनेस के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या कर रही है, बस योजनाओं के नाम डालने हैं और लास्ट में कंक्लूड कर देना है कि इंडिया अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2030 तक इस टारगेट के अचीव करने के लिए कुछ अन्य और बेहतर प्रयास करने होंगे, और जो पहले के ये बेटी बचाओ जैसे योजनाएं हैं इनको और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। चिकनी चुपड़ी बात है। भूख और कुपोषण की समस्या अभी भी बनी हुई है। भारत के संदर्भ में कथन की व्याख्या करिए। द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन स्टिल कंटिन्यू, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट टू कंटेस्ट ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा मैं इसकी फॉर्मेटिंग समझाता हूं। जब बोला जाता है ना, सॉरी, भूख और कुपोषण की समस्या, जो मैंने थोड़ा इस प्रश्न को और बेहतर तरीके से बनाने की बात सोच रखी थी। हम अजीब देश हैं, एक तरफ नीति कमीशन के रिपोर्ट के माध्यम से हम यह दावा करते हैं कि भारत में गरीबी इतनी कम हो है, और दूसरी तरफ खुद हम कहते हैं कि ये भाई 80 करोड़ लोगों को हम ऐसे एक तरीके से हम रिश्वत दे रहे हैं, कह सकते हैं। बट कुछ चीजें आपको नहीं कहनी होती है। जब डिप्लोमेट बनना है, उत्तर को कैसे लिखे ये सोचना है, तभी आप लिख पाएंगे। तो जब कहते हैं भूख और गरीबी, तो आप कहिए हम थोड़े कह रहे हैं, पीओ की रिपोर्ट कह रही है, दूसरा यूनिसेफ की रिपोर्ट कह रही है, तीसरा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, चौथा जो आप जानते हैं। सिर्फ इनका डाटा दे दीजिए और कहिए कि ये अभी प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें ये प्रयास करने होंगे। भारत की इतनी दयनीय स्थिति भी नहीं है जितना ग्लोबल एरा में ये चीजें दिखाते हैं। ग्लोबल एरा में दिखाएंगे तभी तो पैकेट बंद खाद्य पदार्थ पहुंचाएंगे, पहली बात। दूसरा, भारत की छीछा लेदरी करेंगे। तीसरा, ये विश्व की महाशक्ति का जो एक बुलबुला उठता है इसको भी रिव्यू करेंगे। ये सब सारी चीजें होती हैं। खैर, तो ये एक पॉइंट है आपके आंसर में, ये सारे रिपोर्ट्स आने चाहिए किसी भी रूप में रहिए। तो आप बताइएगा क्या है। तो कुपोषण का, मॉल न्यूट्रिशन का क्या है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो प्लान चल रहे हैं, उसके अलावा पॉवर्टी और इनकम अनइक्वलिटी का क्या स्टेटस है, पीडीएस में जो खामियां हैं उसके चलते हो रहे हैं, और हिडन हंगर के भी स्टेटस उभर के आ रहा है, कोविड का इम्पैक्ट भी है, वगैरह वगैरह। तो एक दो आंकड़े और उसके बाद इनके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कि जो भी हमारे मैकेनिज्म है फूड सिक्योरिटी या प्रोवाइड कराने वाले या हंगर और मॉल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने वाले, वो फुलफिल एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा।
आंकड़े जरूर आने चाहिए। क्या है कैसे, 15वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा करते हुए इससे जुड़ी हुई समस्या की चर्चा करिए। While reviewing the effectiveness of the public distribution system, discuss the problem associated with it. तो क्या क्या प्रॉब्लम है ध्यान रखिएगा। अनाज ठीक ढंग से नहीं आ रहा है। दूसरा, फेयर प्राइस ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। फर्जी राशन कार्डों की समस्या देखी जा रही है। फिर उसके बाद पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का जो काम है वो भी अधूरा है। फिर उसके बाद से जो फूड प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट कुछ अन्य और चीज़ों को देने की बात कह रही है, वो भी ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, और भी कई तरह की चीज़ें। ये मेन पॉइंट है जो आपके उत्तर में आना चाहिए। राशन कार्ड से लेके एक तो फूड सिक्योरिटी, अच्छा पहले प्रभावशीलता और समस्याएं में बात करिए। करप्शन, लीकेज, राशन कार्ड में प्रॉब्लम, स्टोरेज में प्रॉब्लम, रीजनल अनइक्वलिटी देखी जा रही है। फिर उसके बाद जो अन्य और टेक्निकल इश्यूज हैं जैसे दूर दराज के केंद्रों में वहां भी ये चीजें देखी जा रही। पर्याप्त है, पीओएस मशीन और डीबीटी के माध्यम से जारी है, लेकिन इसमें भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ अन्य और लिखने की जरूरत नहीं है। पीडीएस आपके सिलेबस में है, पीडीएस भी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी है और नेफेड भी है। तो खाद्यान्न उत्पादन, फूड प्रोडक्शन का स्टोरेज, फूड प्रोडक्शन का चेन सिस्टम, फूड प्रोडक्शन के सप्लाई, फूड सिक्योरिटी अरेंज कराना, पीडीएस, एफसीआई, नेफेड, इन सब के बारे में 5-5, 6-6 पॉइंट्स आप तैयार कर लीजिए। एक भी प्रश्न इसके लिमिट के बाहर नहीं आएगा। हाँ, गवर्नमेंट कुछ नया कर रही है, कुछ नया अनाउंसमेंट हो रही है, तो उसके बारे में भी आपके पास अपडेट नॉलेज होनी चाहिए। सारे पिटे पिटाए हुए प्रश्न हैं या ट्रेडिशनल प्रश्न हैं जो यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, भारत में ऊर्जा सुरक्षा हेतु संचालित नवीकरणीय ऊर्जा नीति से संबंधित समस्याओं की चर्चा करिए। डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी इंप्लीमेंटेड फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। मैं आपको ऐसे ही बोल के सुना देता हूं। बिजली बनाने में, कोयले से बिजली बनाने में 2 रुपए प्रति यूनिट का खर्चा है और सोलर से बिजली बनाने में 200 रुपए प्रति यूनिट का खर्चा आता है। परमाणु का भी ऐसा ही है। एक तो ये ऊर्जा कहाँ भंडार करें, एनर्जी को कहाँ स्टोर करें, इसका प्रॉब्लम। तीसरा, हर बार नया नया इक्विपमेंट खरीदे, सोलर एनर्जी हो, एक ये भी है। चौथा, एटॉमिक रिएक्टर बहुत खर्चीला है, बंद भी कर देंगे तो भी उसके रख रखाव के लिए चीजें होती हैं, एक ये भी है। नेट जीरो का लक्ष्य हमने जो गेन कर लिया है और भारत की 80% जनसंख्या इस योग्य है क्या कि वो 200 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद सके? नहीं है। तो ये कुछ समस्याएं हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। तो स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर उसके बाद सप्लाई चेन, इक्विपमेंट की खरीद बिक्री, और इसके जो प्राइस मैकेनिज्म है, जैसे यहाँ सोलर एनर्जी हो रहा है, यहाँ विंड एनर्जी है, तो यहाँ पर कोल एनर्जी है, इसको कैसे कोऑर्डिनेट करें, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो जिस समस्या का सामना भारत सरकार कर रही है वो पूछा गया है, प्रॉब्लम्स क्या है और कितना इफेक्टिव है। तो 2030 तक इतने गीगावाट का उत्पादन करना है और 2070 तक नेट जीरो के टारगेट को अचीव करना है, और इसमें सोलर एनर्जी का ये रोल है और एटॉमिक एनर्जी का आगे ये रोल डिफाइन किया गया है। अब ये चीज आप यूपी में भी 2 लाइन लिख लीजिए और अपने बिहार में भी, जहां जहां के जो स्टेट्स देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट से ज्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके तैयारी में। 10 मिनट अगर आपने फोकस कर लिया तो इट्स एनफ। वही चीज मैंने यहां लिख दी है भाई। क्या है प्रॉब्लम? तो ग्रिड एकीकरण, यूनिफिकेशन का, फाइनेंसिंग गैप इतना ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, सप्लाई चेन को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके बाद से ट्रांजैक्शन चैलेंजेस हैं, और कुछ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट लागत संबंधी मुद्दे जो मैंने अभी आपको बताया, 2 रुपए, 20 रुपए और 200 रुपए। याद रखिएगा, मैं दिल्ली, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर 2 जगह एक्टिव हूँ। हमारे यहाँ बिजली में सब्सिडी दी जाती है, कोई मतलब नहीं है सब्सिडी का। हम जैसे लोगों से सरकार बिजली बिल क्यों नहीं वसूल रही है? तो ये भी एक प्रॉब्लम है भाई, बोझ क्यों हो रहा है। और एक बार जब आपने मुफ्त का चस्का लगा दिया
और फिर कल को सरकार कहेगी बहुत घाटा हो रहा है, ये लो सोलर एनर्जी, अब दो बिल 500 रुपए प्रति यूनिट का, तो कहाँ से दे पाएंगे। तो प्रॉब्लम एक ये भी है, तो यहाँ पर इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि 200 शब्दों का प्रश्न है। बट इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर लोग आते हैं उनसे मैंने पहले सवाल किया, और कल एक बच्चे ने कहा सर आपका सवाल फंस गया। हमने कहा फंसा क्या, यही पूछता ही है। आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं तो आपसे पूरे भारत की एनर्जी और इलेक्ट्रिक पॉलिसी के ऊपर सवाल बनेंगे, और आपसे एग्जामिनर उम्मीद करेगा कि आप जवाब दें। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि सर चैनल, इलेक्ट्रिसिटी के चैनल को डिस्ट्रीब्यूट करने में रिन्यूएबल एनर्जी का क्या रोल है। जब मैंने इंटरव्यू में सवाल पूछा तो मुंह बना के ताकने लगे, बट उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताया भी नहीं। बच्चे के अंदर भी तो जिज्ञासा होनी चाहिए कि सर ने ये सवाल पूछा है तो इसके उत्तर को जाने। बट बच्चा अपने आप को 30 मार्क हाँ समझता है, यार भाई हमने इंटरव्यू दे रहे हैं, टॉप कर जाएंगे, घंटा रोज रोज सवाल बदलते रहते हैं। एक्सपर्ट की भूमिका अपनी जगह होती है, जो भी आपने पढ़ा है ना वो सिर्फ डिग्री है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी सारी योग्यता 10 मिनट में यूपीएससी वाले निकाल के बाहर रख देते हैं कि आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। सॉरी, ये चीज बच्चों को 2-3 अटेम्प्ट खराब करने के बाद याद आता है। आगे देखिए, भारत की कृषि और पशुपालन में जैव प्रौद्योगिकी तकनीक की प्रभावशीलता को कैसे लाभदायक हो रहा है। सॉरी, डिस्कस हाउ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर प्रूविंग बेनिफिशियल इन इंडियाज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कहने का मतलब है भारत की बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में बायोटेक कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ये सवाल पूछे हैं। आइए क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, अब आपके आंसर में जीएम क्रॉप, बीटी क्रॉप, प्री फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर, जो न्यू हाइब्रिड एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं, ये 3-4 चीजें हैं, वही आपको लिखनी है। अब उसमें आप बताइए कि क्रॉप जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे सीड्स तैयार किए जा रहे हैं, एनिमल के हेल्थ और प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज लाया गया है। तीसरा पॉइंट्स है जो आपको लिखना है, उसमें सस्टेनेबल फार्मिंग में कैसे यूटिलाइज हो रहा है, इकोनॉमिक रूप से बेनिफिशियल कैसे हो जा रहा है। कंक्लूड कर दीजिए, जैविक प्रौद्योगिकी द्वारा भारत की समृद्ध विविधता को उपयोग कर पारंपरिक खेती को फलाना ठिकाना ऐसे वैसे। कुल मिला के बायोटेक के रूप में अगले टेस्ट पेपर में हम आपको सवाल देंगे जेनेटिकली इंजीनियरिंग को लेकर के क्या प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा, जेनेटिकली मतलब भारत में जर्सी गाय के दूध कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न कर रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं। तो उससे फिर इसको देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो एनिमल हस्बेंड्री में जो नए नए रिजल्ट आ रहे हैं उनके बारे में क्रिटिकली एनालाइज करिए। जीएम क्रॉप का तो है ही है, तो कई सारे क्षेत्र हैं, पॉजिटिव रोल भी, नेगेटिव रोल भी। और उत्तर प्रदेश के 5 और 6 में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के कृषि संस्थानों ने कृषि के नए नए फसलों को कैसे विकसित किया है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्या चाहिए कि भाई ये क्या किए हैं। सॉरी, नेचुरल डिजास्टर से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में डिजास्टर मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस क्यों सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, डिस्कस करिए। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में नेचुरल डिजास्टर बहुत आते हैं और इस नेचुरल डिजास्टर को फुलफिल लड़ने में, कंट्रोल करने में क्यों नहीं हो पा रहा है। एक तो पैसे की कमी है, दूसरा हमारे यहाँ जो नेचुरल डिजास्टर है उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने का मैकेनिज्म उतना डेवलप ही नहीं। जैसे हिमालयन एरिया में बादल फट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है सिवाय जान माल की सुरक्षा। बाढ़ आता ही है, उसको भी कैसे रोक पाएंगे। सूखा आता ही है तो कैसे कहेंगे इंद्रदेव बरसो। उसी तरह भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो भी अनकंट्रोल्ड है। उसी तरह पॉपुलेशन का जोर इतना जा रहा है कि हमेशा भारत में तो एक वैज्ञानिक ने कहा था आपदाओं की संभावना असीम और अनंत है, हर पल आपदाओं की परिस्थितियां बनती रहती हैं। एक बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है, लेकिन है तो ये निराशावादी सारी बातें। अब इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, स्मार्टनेस यही है। प्रश्न को फिर ध्यान दीजिए, नेचुरल डिजास्टर से जो प्रॉब्लम, मतलब इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव
क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों पूछ रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? तो आप बताएंगे कि हमारे पास जो पहले से जो टेक्निक्स है वो एफिशिएंसी नहीं हो पा रही है, और जो हमारे प्लान में भी है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। तीसरा, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा है। चौथा, अवेयरनेस की कमी देखी जा रही है। और पांचवा, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जैसे वनों की कटाई, ये वो भी इफेक्टिव है। कुल मिलाकर के लीपापोती कर देना है। सच्चाई तो यह है कि भारत उन देशों में है, नॉट भारत, एशिया, जहां पर सदैव आपदाएं आते रहती है। अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल नॉलेज रख रहे हैं आप लोग, तो आपको बेहतर पता होगा कि एशियाई देश यूरोप से कहीं बड़े हैं। दूसरा, नेचुरल डिजास्टर का असर बहुत हो। तीसरा, इनकी बनावट ही ऐसी है कि नेचुरल क्लाइमेट, नेचुरल एक्टिविटीज का असर इनको बहुत इफेक्ट। जैसे बिहार जैसे राज्य अनडेवलप्ड हैं, उनके पीछे नेचुरल केसेस हैं। उसी तरह उड़ीसा जैसे राज्य साइक्लोन, इंटो साइक्लोन जैसे तटवर्ती इलाके होने के बाद भी साइक्लोन का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बैकवर्ड है। उसी तरह कुछ दक्षिण भारत के अन्य राज्य हैं, ट्रेड के चलते बहुत डेवलप हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रखता है, ज्योग्राफी चीजों को डिसाइड करती है। तो देखेंगे तो नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करने में डिजास्टर मैनेजमेंट इफेक्टिव इसलिए नहीं हो रहा। एक चीज याद रखिएगा, एक बार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा हमें चाहिए 100 रुपए और हमें मिलते हैं 1 रुपए। बहुत बड़ी बात है। उसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, पॉडकास्ट देखते रहता हूं, उन्होंने कहा था कि एक मरीज पर सरकार 2 रुपए से 5 रुपए हमें देती है, तो हम कहां से चीजों को मैनेज करें प्रतिदिन। मतलब 5 रुपए उपलब्ध कराया जाता है सरकारी अस्पतालों में, तो कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जितने बेड होते हैं। प्रॉब्लम यही है। आगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक्टिव करने में आईटी कैसे इफेक्टिव हो रहा है इंडिया के लिए, यह सिक्योरिटी क्राइसिस कैसे बन रहा है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, तो पहले चिट्ठी आती थी किडनैपिंग के बाद, अब चिट्ठी नहीं आती है। दूसरा, डार्क वेब का असर दिख रहा है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तीसरा, पहले ब्लैक मनी को इधर से उधर ठिकाने के लिए हवाला यूज होता था, लेकिन अब बिटकॉइन जैसे चीजें डार्क वेब जैसे उभर के आ रही हैं। पहले भाई लोगों को फोन निकाला लगाना पड़ता था इनको ठिकाने लगाने के लिए, अब डार्क वेब पर शूटर से लेके कई चीजें उपलब्ध हैं, वो इजी वे में अवेलेबल है। डार्क वेब पर जितने भी क्राइम होते हैं सबके साइट्स, पेमेंट साइट्स वगैरह वगैरह सब चीज अवेलेबल है। भारत के लिए सुरक्षात्मक संकट कैसे बन रहा है? तो सुरक्षात्मक संकट में एक साइबर अटैक है, दूसरा डिजिटल अरेस्ट है, तीसरा ये 3 4 5 चीजें बताई। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है ये आपको ध्यान रखना होगा, बट इसमें कोई जरूरत नहीं है। और फिर देखिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को मोटिवेट करने में आईटी का रोल क्या है, और फिर चैलेंजेस कैसे दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा क्या है। देखिए, सबसे पहले जो एक डार्क वेब का जाल है वो इफेक्टिव है। दूसरा क्या उभर के आ रहा है, फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, जो मतलब अभी मैंने बताया कि पहले भाई लोगों का या भाई लोगों की मदद ली जाती थी, अब किसी भाई लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग आसानी से हो सकता है। क्राइम एज ए सर्विस, ये भी है, भाड़े पर जो अपराधी या शूटर मिलते हैं वो है। और सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन जबरदस्त हो रहा है, क्या नैरेटिव वॉर फैलाने में, ट्रैप करने में वगैरह वगैरह। जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों के किडनैपिंग में भी इनका देखा जा रहा है। सिक्योरिटी क्राइसिस कैसे हो रहा है, 4 पॉइंट के बाद बताइए कि इससे हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। दूसरा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक होते जा रहे हैं। तीसरा, साइबर स्पाई का भी एक मामला उभर के आया। और चौथा, अवेयरनेस और स्किल की कमी देखी जा रही है। बस हो गया, कंक्लूड करिए कि we are surviving in the condition of digital revolution, but in the case of securities we are also facing biggest problem, फलाना ठिकाना। ये 4 5 पॉइंट है, लिख के खत्म करिए। फिर आ जाइए, भारत के पड़ोसी देशों से मिलने वाली सुरक्षात्मक चुनौतियों की चर्चा करें। भारत को किस प्रकार तैयारी करने की जरूरत है। तो अब इस प्रश्न को देखें तो आपको कुछ खास चीजें दिखाई देंगी। सॉरी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बांग्लादेश है,
फिर म्यांमार आ रहा है, फिर नेपाल आ रहा है, इधर भी है, भूटान से भी है, लेकिन इधर से पाकिस्तान भी है और इधर से अफगानिस्तान भी है और इधर से आपका ये आपका श्रीलंका भी है, मालदीव भी है। प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, तो यहां से देखिए तो इलीगल माइग्रेशन, अवैध घुसपैठ, रोहिंग्याओं को बसाना, कट्टा बम से लेके AK-47 बिहार में इजी वे में अवेलेबल हो जाता है। कुछ बच्चे तो रेट भी बता देते हैं कि सर ऐसे ऐसे है। इधर देखिए सिविल वॉर हो रहा है, इधर से ये एक विशेष प्रकार का ट्रायंगल है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ है। अगर आपने फैमिली मैन, फिर उसके बाद एक और भी जो आई थी अभी पताल लोक वेब सीरीज 2, अन्य और भी देखी होगी, दिल्ली क्राइम भी देखी होगी, ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पर जो सिविल वॉर हो रहा है और उसका भी असर दिख रहा है, यहाँ पे जेनजी मूवमेंट का तो असर दिखा ही। और नेपाल, भारत के सबसे पड़ोसी देशों में दो पड़ोसी देशों ने सबसे ज्यादा चुनौती दी है, एक बांग्लादेश और दूसरा नेपाल। तीसरा ये तो छद्मवार टेररिज्म वगैरह है ही, लेकिन पाकिस्तान अब उतना इफेक्टिव नहीं है, अफगानिस्तान की अनस्टेबिलिटी भी इफेक्टेड कर रही है। बाकी श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस, यहाँ भी तमिल शरणार्थियों का मुद्दा कुछ ज्यादा ही है, और इंडिया आउट का अभियान, यहाँ से भी कुछ सुरक्षात्मक चुनौतियां मिली हैं। ये सारे आपके प्रश्न में आना चाहिए। अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को मेंशन नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या होती है जानते हैं, बच्चे 2-3 बात लिखते हैं, 4-5 बातें भूल जाते हैं। मतलब इंडिया के सारे नेबर्स से मेजर सिक्योरिटी चैलेंज क्या मिल रहा है वो इसमें मेंशन होना चाहिए। कैसे, देखिए मैंने एकदम लिया सिक्योरिटी चैलेंजेस और हमारी तैयारियां। क्या है चैलेंजेस, 4 लाइन में डिफाइन कर दीजिए, ऊपर भी लिख दिया। ये देखिए, भारत पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद, छद्म, प्रॉक्सीवाद, चीन के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, रीजनल डिस्प्यूट्स, और फिर अन्य पड़ोसी देश से क्या, अवैध प्रवास, नशीले पदार्थ, तस्करी, चीन के बढ़ते प्रभाव, डेप्ट ट्रैप, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। अब लिखेंगे कैसे, चाइना से बता दिए पहले लाइन में, दूसरे में पाकिस्तान से, तीसरे में म्यांमार, बांग्लादेश, और फिर श्रीलंका, मालदीव और हाई इसमें। फिर उसके बाद से आप बताएंगे कि क्या तैयारी करनी है हमें, तो सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस वो हमने किया भी है। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट वो भी हम कर ही रहे हैं। तीसरा है आपका ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, वो भी हम कर रहे हैं, और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट ये भी हम कर रहे हैं, और एंटी टेरर मतलब काउंटर टेररिज्म ग्रिड भी हमने बनाया है। रीजनल कॉपरेशन भी हम कर रहे हैं सार्क, आयोरा और बिम्स्टेक के मंच से, और फिर रीजनल पावर पता नहीं क्या क्या। तो ध्यान रखिए, अभी एक बात तो गवर्नमेंट की दाद देनी पड़ेगी कि पिछले 11 सालों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन बॉर्डर की सिक्योरिटी, एक मजबूत भारत के ऊपर गवर्नमेंट की समर्पण दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं कुछ नहीं कह सकते। अगर इसके पहले कांग्रेस की आलोचना करनी होगी तो इसी एक मुद्दे पर हो सकती है कि आपने भारत की छवि और भारत के बॉर्डर, भारत के डिफेंस सेक्टर के ऊपर उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया जितनी की जरूरत थी। तो एक मुद्दा ये तो बनता ही है, जिसके ऊपर अब नया नया क्या हो रहा है। तो इसमें आपको भारत की पॉलिसी देखनी होगी कि लास्ट 11 ईयर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया। अब तो बॉर्डर एरिया में जो फेस रिकॉग्निशन सारी चीजें आ रही हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है, ये सिक्योरिटी का भी पार्ट है, और ये फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट है। भारत की विदेश नीति में सुरक्षात्मक संबंधित मुद्दों की चर्चा करें, ये सेकंड पेपर था। कल एक टीचर ने एक बच्चे से इंटरव्यू में यही पूछा था कि ये बताओ भाई, फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी का इशूज कैसे एक्टिव हो रहा है। मुंह बन गया उनका, मेरे से पूछने, हमने कहा दिमाग लगाओ, उत्तर निकल आएगा कि भारत में कहां कहां सिक्योरिटी के इश्यूज पर डिस्कशन हो रहा है। क्या यूएई से हुआ है, पड़ोसी देशों से हुआ, बिम्स्टेक में क्या होता है। तो बात यही होती है कि सारे लोग रट्टू तोते के रूप में उभर करके आते हैं। सेकंड पेपर और थर्ड पेपर टोटली प्रैक्टिकल है या अप्लाइड है। इसमें अगर आपको प्रेजेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी के इनिशिएटिव्स के बारे में थॉट्स नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज तो हमने मॉडल आंसर भी तैयार कर दिया है, इसमें 5 और 6 भी इसी तरह डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर इसके बाद जो करेंगे तो उसमें हम आपको लिख के समझाएंगे। बाकी सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि कैसे मुझे पेपर एक एक चीज याद है। जब मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए।
बस इतनी ही थॉट्स होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था के जानकार, विदेश नीति के जानकार, एस जयशंकर के दादाजी बनने की रिक्वायरमेंट ये एग्जाम नहीं करता। ये बात अगर आपके दिमाग में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 2-2 घंटे तक फालतू के वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है। जितना आप वीडियोस देख रहे हैं ना, उतना किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप डिस्कशन कर ले या उस प्रश्न को पीटी के क्वेश्चन में सॉल्व कर ले या मेंस के क्वेश्चन को लिख लेना तो शायद वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, थैंक यू। हाँ, एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट को जरूर मेंशन करें। आमतौर पर आप लोग इसमें तैयार नहीं करते हैं। दूसरा, जब बात होती है ना इकोनॉमी की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो उसमें नीति कमीशन की रिपोर्ट, दूसरा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आनी चाहिए। ठीक उसी तरह जब आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं तो हाल के दिनों में इसरो के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो, फिर उसके बाद से एनर्जी को लेकर के क्या हो रहा है, किस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है। अभी तो मैंने हेल्थ पर एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। फिर उसी तरह हेल्थ के अलावा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर भी रिपोर्ट नहीं दिया। अगले टेस्ट पेपर में ये मेंशन होगा। ठीक उसी तरह जब आप इन्वायरमेंट के ऊपर पढ़ाई करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो कोप की बैठक क्या हुई है। ठीक उसी तरह बात चाहे G20 का मंच हो या यूएन का मंच हो या फिर उनको लेकर के क्या चीजें हो रही हैं। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जरूर पढ़ें, शायद ही ऐसा कोई वर्ष होगा जहां से सवाल ना आ रहे हो। ठीक उसी तरह इकोनॉमी के ऊपर इंक्लूसिव ग्रोथ, एसडीजी और फूड सिक्योरिटी एक्ट, इससे सवाल आते ही आते हैं, घूम फिर के आने ही आने। फिर उसी तरह पीडीएस, उसी तरह एफसीआई, ठीक उसी तरह नाबार्ड, इनसे सवाल आते ही आते, मतलब ये आने ही आने हैं। एक पता नहीं क्यों इतना प्यार इनको लैंड रिफॉर्म से है, तब जब कुछ नहीं हो रहा है इनसे सवाल आते ही आते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 4-5 सवाल आते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इधर के 2-3 सालों में जो आईएएस के पेपर में सवाल पूछेगा उसको उठा के पढ़ लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड सिक्योरिटी है। अब जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में वही थके हुए कुछ कुछ सवाल हैं, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आईटी रेवोल्यूशन, डार्क वेब, फिर उसके अलावा पड़ोसी देशों की स्थिति, फिर उसके बाद डीप स्टेट की भूमिका वगैरह वगैरह सारे सवाल, मतलब देख लीजिए इधर के 5 सालों में जो भी सवाल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नैरेटिव वॉर, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, जैसे दबाव समूह की भूमिका सिक्योरिटी को कैसे इफेक्टेड करती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नैरेटिव वॉर, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडियन गैंग, इस तरह की चीजें, मतलब सिक्योरिटी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार चीन के लफड़े को दूर करने के लिए इधर नेपाल से चुनौती, बांग्लादेश से, और इधर आपका म्यांमार से, श्रीलंका उतना नहीं है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान भी कम है, पाकिस्तान को भी छोड़ दीजिए। तो इस एरिया को मैनेज करने के लिए क्या कर रही है? सबसे पहली बात, बॉर्डर के लेवल पर, डिफेंस के लेवल पर सिक्योरिटी को कैसे बेहतर किया जाए। और सबसे बड़ी बात, इसी सिक्योरिटी को मैनेज करने में ध्यान रखिएगा एससीओ, फिर उसके बाद बिम्स्टेक, सार्क तो है ही नहीं, फिर उसके बाद G20, ये 3 मंच है जो भर करके आ रहे हैं। ठीक उसी तरह इंडिया और फ्रांस के ऊपर कल मैक्रोन साहब दौड़ लगाए हैं, वो भी आपने सीन देखा होगा। आने वाले दिनों में रूस को पछाड़ करके भारत और फ्रांस का कॉपरेशन नंबर 1 पर पहुंचने वाला है और फ्रांस सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई करने वाला। फिर उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी के लिए
मैरीटाइम मतलब समुद्री सहयोग के लिए फ्रांस कैसे क्या कर रहा है। तो अब जानना यही है कि सुरक्षा हेतु भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्या प्रायोरिटी आ रही है, भारत के आपस में जो कोरिलेशन बन रहे हैं, फिर उसके लिए स्ट्रेटजी क्या है, फिर उसके अलावा एआई से मिलने वाले चैलेंजेस को क्या कर रहे हैं, फिर उसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके थर्ड पेपर में सिक्योरिटी। अगर आपने सिक्योरिटी को अच्छे से पढ़ लिया और इधर इकोनॉमी के कुछ थके हुए पॉइंट की चीजों को पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। देखिएगा साइंस एंड टेक से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, और पूछ तो ऐसे रहे हैं आईएएस में तो 10 साल पुराने सवाल उठा के डाल देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, कभी कभी 2024 का मेंस था 2014 क्यों पूछ दिए। हो सकता है एग्जामिनर 24 लिखने वाला था और भ्रम से उन्होंने 14 लिख दिया होगा, तो ऐसे सवालों का उत्तर कोई नहीं दे सकता। तो ये समस्या आईएएस में भी है, ये समस्या यूपी पीसीएस में भी है। लेकिन जो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन इस एरा को कवर कर लीजिए, और हमने अपने सारे टेस्ट पेपर में ये चीजें डाली हैं। एक ही बात पूछूंगा और कहूंगा, हृदय पर हाथ रख करके सोचिए, क्या इतना टू द पॉइंट साइंटिफिक मेंस आंसर राइटिंग कोई करा रहा है क्या? सारे लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर को उठा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आंसर लगा के टिप देते हैं। मुझसे पूछिए कि सर अगला टेस्ट किस पे आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि अगला अगर इस बार आ गया तो अगली बार ये आएगा, ये आएगा, इस बार ये दे दिया तो अगली बार ये आएगा। मुझे एक एक चीज याद है क्योंकि मैंने खुद बनाया है प्रश्न, और पिछले 20 सालों से मैं यही कर रहा हूँ। सारे मेंस और पीटी के प्रश्नों को कब्जा करो, पढ़ाने का काम रखो और बच्चे का पीटी निकलवाओ और मेंस निकलवाओ और लिखना सिखाओ। मेरा मैक्सिमम फोकस आता है उत्तर लिखो, उत्तर लिखो, उत्तर लिखो। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप रट के एग्जाम निकाल लेंगे तो अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा जो आप सोच रहे हैं वो सही है या गलत। थैंक यू।